माइकल जैक्सन दुनिया के इकलौते ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी एल्बम ने 100 मिलियन से ज्यादा कॉपी सेल करी हो। उस एल्बम का नाम था थ्रिलर। इनफैक्ट दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं जिनकी एल्बम ने 50 मिलियन से ज्यादा कॉपी सेल करी हो। पहले हैं माइकल जैक्सन और दूसरे हैं हमारे अपने बैडएस हिमेश रेशमिया। अब इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हिमेश रेशमिया एक वक्त कितना बड़ा नाम हुआ करता था। हिमेश इंडिया के पहले ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने लंदन के वेम्बले अरीना और एम्स्टरडेम के हैनिकेन म्यूजिक हॉल में परफॉर्म किया था। बॉलीवुड में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा था कि एक कंपोजर अपने खुद के गाने खुद के स्टाइल में गा रहा था, बेच रहा था, लोग उसके पीछे दीवाने थे। वो अपने खुद के गानों के दम पर फिल्में हिट करवा रहा था, स्टार्स का कमबैक करवा रहा था, एक्टर्स को स्टार बना रहा था और सबसे बड़ी बात, लोग उन्हें सिर्फ सुनना नहीं चाहते थे बल्कि उन्हें देखना भी चाहते थे। हिमेश का क्रेज इतना ज्यादा था कि स्कूल में बच्चे अपनी एक नाक बंद करके, और मेरी जैसे बच्चे जिन्हें ऑलरेडी साइनस है, वो बिना नाक बंद किए हिमेश के सिंगिंग स्टाइल और ड्रेसिंग स्टाइल को कॉपी किया करते थे। यार कैसे भूल सकते हैं हम वो दौर जब द ट्रेन, दिल दिया है, अक्सर, आशिक बनाया आपने जैसी फिल्में रिलीज हो रही थी। बेशक ये वो जमाना था जब हम सोशल मीडिया से तो दूर थे, लेकिन फिर भी हिमेश पूरे देश भर में एक सेंसेशन बने हुए थे। और ये कहना बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगा कि हिमेश उस वक्त किसी रॉक स्टार से कम नहीं थे। लोग तो यहाँ तक मानने लगे थे कि उनके गाने बजाने से भूत पिशाच आ जाया करते हैं। अब इमरान हाशमी का कैरियर बनाने में हिमेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इमरान और हिमेश को बहुत से लोग तो एक ही इंसान माना करते थे। लेकिन एक बात थी, अगर किसी फिल्म से इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है तो सबको ये पता था कि फिल्म चाहे कैसी भी हो, गाने इसके सुपर हिट होने वाले हैं। पर कैसे जो इंसान बॉलीवुड मूवीज को अपने गानों के दम पर सुपर हिट बना रहा था, वो आज सिर्फ एक बॉलीवुड मीम बन के रह गया है। एक पूरी जनरेशन जो उसके पीछे दीवानी हुआ करती थी, बावली हुआ करती थी, आज उसका मजाक बनाने से भी नहीं रुकती है। अब इसे सेल्फ ऑब्सेशन कहो या डिल्यूजन, लेकिन आज हिमेश के सर पर किसी भी क्रिटिसिज्म की वजह से जू तक नहीं रेंगती है। इस जनरेशन में हिमेश अपने गानों से ज्यादा अपनी इंस्टाग्राम की क्रिंज रील्स की वजह से ज्यादा फेमस है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हिमेश रेशमिया जैसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंपोजर, सिंगर, राइटर, एक्टर और बिजनेसमैन की कहानी। हिमेश का जन्म 1973 में मुंबई में हुआ था और उनके फादर विपिन रेशमिया एक म्यूजिक कंपोजर थे जिन्होंने आर.डी. बर्मन जैसे बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ काम किया हुआ था। तो ये तो जाहिर था कि उनके म्यूजिक से इंट्रोडक्शन बहुत कम उम्र में अपनी फैमिली के थ्रू ही हो गया था। लेकिन हिमेश को म्यूजिक में इतना भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो उसमें अपना करियर बनाने के बारे में सोचे। पर महज 11 साल की उम्र में हिमेश के बड़े भाई की जब डेथ होती है तो हिमेश की सोच यहाँ से थोड़ी बदलती है। हिमेश अब अपने फादर का सपना पूरा करना चाहते थे और उनकी लेगेसी को और आगे ले जाना चाहते थे। जब भी ये गाना गाता है तो मेरे भाई की याद आ जाती है। हिमेश अपने कैरियर का क्रेडिट सलमान खान को देते हैं और उन्हें इतना ज्यादा मानते हैं कि उनके अकॉर्डिंग सलमान खान का म्यूजिक टेस्ट भूषण कुमार से भी बेटर है। लेकिन इसके पीछे एक ट्विस्ट है। असल में 1988 में हिमेश के फादर विपिन रेशमिया एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे जिसमें वो सलमान खान को चांस देने वाले थे। फिल्म का नाम होना था युवा। किसी कारण वो फिल्म बन नहीं सकी, लेकिन सलमान ने उस फिल्म की कंपोजिशन को सुन लिया जिन्हें कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने, और उन्होंने हिमेश से वादा किया कि वो उन्हें आगे जाकर एक चांस जरूर देंगे। अर्ली 90s में हिमेश अंदाज और अमर प्रेम जैसे टीवी सीरियल्स के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे थे और फिर 10 साल बाद सलमान ने अपना वादा पूरा किया। 1998 में उनकी फिल्म आती है प्यार किया तो डरना क्या, जिसका टाइटल ट्रैक और ये फेमस गाना तुम पर हम हैं अटके यारा हिमेश ने कंपोज किया था। इसके बाद वापस साल 2000 में सलमान की ही फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे में हिमेश ने फिर से म्यूजिक कंपोज किया, लेकिन इस बार वो फिल्म के सोलो कंपोजर थे। धीरे धीरे चलना। 2002 में हिमेश ने फिल्म हमराज के लिए म्यूजिक कंपोज किया जिसके गाने लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए। तूने जिंदगी में आके इंडस्ट्री में हिमेश अपने पैर जमा रहे थे, पर उनका एक बैंगर आता है जिस फिल्म ने सलमान खान को बॉलीवुड का भाई बना दिया। फिल्म इंस्टेंटली लोगों के बीच पॉपुलर हो गई। लोगों में सलमान खान और फिल्म का म्यूजिक छा गया था। तेरे नाम का म्यूजिक इतना बड़ा हिट हुआ कि अब हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हिमेश का म्यूजिक अपनी फिल्म में चाहता था। 2004 में हिमेश ने दिल मांगे मोर, आबरा का डाबरा, ऐतराज, टार्जन द वंडर कार जैसी जबरदस्त फिल्मों के लिए अपना म्यूजिक दिया। अब ये क्लियर था कि फिल्म चाहे चले या ना चले, लेकिन उसका म्यूजिक दौड़ रहा था। पर असली खेल तो
अब शुरू होने वाला था। 2005 हिमेश के लिए और भी ज्यादा सरप्राइजेस के साथ वेट कर रहा था। शुरुआत में तो उन्होंने दी लाइफ हो तो ऐसी, क्योंकि, कोई आप सा, मैंने प्यार क्यों किया, ब्लैकमेल और वादा जैसी फिल्में। पर 2005 का सबसे बड़ा बैंगर बना इस फिल्म के गानों को आज भी याद किया जाता है फॉर सम ऑब्वियस रीजन। जहाँ इन फिल्मों को अपनी फैमिली के साथ बैठकर टीवी पर देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था, लेकिन इन फिल्मों के गाने सबको याद थे। ऑटो रिक्शा से लेकर बस ड्राइवर, ट्रेन, स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट जेट, हर जगह ये गाने बचा रहे थे। न सिर्फ इस फिल्म के लिए हिमेश को आईफा अवार्ड मिला, बल्कि ये पहली फिल्म बनी जिसमें हिमेश ने अपना चेहरा रिवील किया। फिल्म के टाइटल ट्रैक का एक रिमिक्स लॉन्च होता है जिसमें खुद हिमेश रेशमिया ने परफॉर्म किया था। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ से कंफ्यूजन हो गया कि शायद ये इमरान हाशमी ही है जो कि टोपी लगाकर गाना गा रहे हैं। 2006 में हिमेश ने एक और कमाल कर दिया, जहां उनकी एल्बम आपका सुरूर रिलीज होती है और फिल्म की 55 मिलियन कॉपी सेल होती है, जो कि इंडिया की बेस्ट सेलिंग एल्बम भी बन जाती है। अब मानो हिमेश जिसको भी छू रहे थे वो सोना बन जा रहा था। पर 2006 ही उनके लिए वो साल भी था जहां से उनके लिए कंट्रोवर्सीज शुरू हुई। सबसे पहले तो हिमेश पर टिप्स म्यूजिक ने उनके एल्बम आपका सुरूर के एक गाने तन्हाइयों के लिए कॉपीराइट वायलेशन का एक्यूजेशन लगाया, क्योंकि ये गाना ओरिजिनली बॉनी कपूर की एक फिल्म मिलेंगे मिलेंगे के लिए बनाया गया था। इसी साल हिमेश के नाक से गाने की कंट्रोवर्सी भी बहुत सुर्खियों में रही, जिसके जवाब में हिमेश ने कहा कि आर.डी. बर्मन साहब भी तो नाक से गाया करते थे। इस बात से गुस्सा होकर आर.डी. बर्मन की वाइफ आशा भोसले ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो भी इंसान ऐसा कह रहा है उसको खींच कर एक थप्पड़ मारना चाहिए। हाँ, आशा भोसले आर.डी. बर्मन की वाइफ थी। तुम्हें नहीं पता था ना? थैंक यू, बाद में कह देना। अब हिमेश नाक से गा रहे थे या मुंह से, लोगों को सच बताऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें उनके गाने पसंद आ रहे थे और वो इनफ था। उनके गाने के स्टाइल से लेकर उनके ड्रेसिंग स्टाइल तक सब कुछ लोगों में इतना पॉपुलर हो रहा था कि लोग उन्हें कॉपी करने लगे थे। तेरे दिल में मेरा नाम। क्या बता दे। खैर, ये बात आई गई हो गई, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। 2007 में हिमेश ने अपनी सुपर हिट एल्बम आपका सुरूर को फिर से मोनेटाइज करने के बारे में सोचा, जब उन्होंने सेम नाम से एक फिल्म बना डाली। और यहाँ से तुम जानोगे हिमेश रेशमिया एज अ बिजनेसमैन के बारे में। सरप्राइजिंगली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, लेकिन हिमेश की एक्टिंग को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ। पर भाई, मुझे ये नहीं समझ आया कि हंसिका 4 साल में इतनी बड़ी कैसे हो गई। और इन सब के बाद हिमेश की पर्सनालिटी पर लगता है एक और टैग, एरोगेंट। अब हिमेश टीवी शोज भी जज करने लगे थे और वहां उनका एक ऐसा रूप ऑडियंस ने देखा जिसके लिए लोग तैयार नहीं थे। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हिमेश इतने इगोइस्टिक और इतने गुस्से वाले हैं कि वो हर वक्त लड़ने को और बहस करने को तैयार रहते थे। कुछ लोगों को उनका ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उनका ये एटीट्यूड उनकी ऑनेस्टी का एक रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था। पर क्योंकि टीआरपी आ रही थी और हिमेश की पॉपुलैरिटी एज अ जज बढ़ रही थी, तो वो शोज जज करते गए, इंक्लूडिंग द आइकॉनिक। ये है सुर क्षेत्र। कुल मिलाकर अब हिमेश इंडियन म्यूजिक शोज के अर्चना पूरन सिंह बन गए थे। हिमेश ने उसके बाद भी फिल्में करना जारी रखा, लेकिन लोगों को उनकी परफॉर्मेंस कुछ समझ नहीं आ रही थी। लोगों को लगता था कि फिल्मों में तो हिमेश फेक है, पर ये टीवी रियलिटी शोज में हिमेश बहुत नेचुरल एक्टिंग करता है। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। अब हिमेश ने अपने लुक्स पर काम किया और वो ऑडियंस के सामने एक नए अवतार में आते हैं। एक पूरी जनरेशन जिसने हिमेश को काले लंबे कोट में टोपी पहने हुए चबी फेस के साथ गाते हुए देखा था, अब उन्हें रंग बिरंगे कपड़ों में बोटॉक्स वाले चेहरे के साथ, रंग बिरंगे बालों के साथ देखना थोड़ा अजीब तो था, पर धीरे धीरे लोगों को इसकी भी आदत हो गई। नो डाउट हिमेश का अब ये लेजेंडरी ऑरा माइनस में जा रहा था, क्योंकि हिमेश के गाने तो लोगों को पसंद थे, पर उनकी ये एक्टिंग, उनका ऑफ स्क्रीन पर्सोना लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। जो हिमेश अपने गानों के दम पर एक्टर्स के करियर को उठा दिया करते थे, वो अब अजीबोगरीब शक्ल बनाकर जिम में डंबल उठा रहे थे। अभी तक जो हिमेश करते आए थे वो एक पॉप कल्चर का हिस्सा बन रही थी, पर अब हिमेश जो भी कर रहे हैं वो इस जनरेशन के लिए सिवाय क्रिंज फेस्ट के और कुछ भी नहीं रह गया था। पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि हिमेश अब तक भी रिलेवेंट बने हुए थे। फिर 2014 में उनकी 3.3 रेटिंग के साथ फिल्म आती है द एक्सपोज, जिसके सदमे से ऑडियंस और जिसके खुमार से खुद हिमेश आज तक नहीं निकल पाए। इन सब के दौरान 2020 में हिमेश ने खुद का यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। सर, कॉपीराइट स्ट्राइक मत मार देना, आप तो वैसे भी लोगों से कहते हैं मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। पर हिमेश के थ्रू पिछले 8-10 सालों में सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होती है, जिसके लिए शायद तुम लोग इस वीडियो को देखने भी आए हो। ट्रेलर या टीजर आप चाहे जो बोल लो, उसका लोगों ने इतना मजाक बनाया, इतना क्रिटिसिज्म किया, पर अब तक तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि हिमेश को
किसी भी क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सेल्फ ऑब्सेशन या डिल्यूजन जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इस अवतार में देखकर लोग एक्साइटमेंट में अपने कपड़े फाड़ लेंगे, या तो फिर वो बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर है कि इन्होंने इस पूरी फिल्म को, इस कैरेक्टर को ही एक क्रिंज फेस्ट बना दिया और इसी कैरेक्टर को जो वो हर जगह प्ले करते हैं इंक्लूडिंग दिस फिल्म, उन्होंने इसको लोगों से सेलिब्रेट करवा दिया। अब मानो या ना मानो 2020 के बाद बड़े बड़े स्टार्स तक की फिल्म ऑडियंस में एक बज़ क्रिएट करने में फेल हो रही थी, वहीं बैड एस रवि कुमार का बज़ लोगों में कहीं ना कहीं है। अब चाहे वो किसी भी कारण से हो, रवि कुमार का ये कैरेक्टर सबसे पहले द एक्सपोज मूवी में दिखा जिसमें हनी सिंह भी थे, पर क्यों थे पता नहीं। फिल्म तो फ्लॉप हुई पर रवि कुमार के तेवर लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, मीम्स के तौर पर ही सही। उनका ये कैरेक्टर बिल्कुल क्रिंज है पर साला बिकता है। वो लार्जर देन लाइफ है, वो स्वैगर है, वो सरकास्टिक है और वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। आपको लगता है ठीक है गरीब होने के साथ साथ। रवि कुमार 100 लोगों से घिरा भी रहता है तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे सिचुएशन उसके कंट्रोल में है और वो बात सिर्फ पंच लाइन्स में करता है। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता। रवि कुमार विलन को मारने से पहले उसे चिढ़ाता है और विलन को भी रवि कुमार के पंच से ज्यादा उसकी पंच लाइन से डर लगता है। अब कुल मिलाकर हिमेश हमेशा से नॉर्म्स ब्रेक करते आए हैं, चाहे कंपोजर का खुद अपने गाने गाना हो, पर्दे पर आना हो, स्टार्स का कमबैक करवाना हो या नए एक्टर्स को स्टार बनाना हो, हाईएस्ट सेलिंग इंडियन एल्बम निकालना हो, रिलेवेंट रहने के लिए क्रिंज रील्स पोस्ट करना हो या फिर रवि कुमार जैसा क्रिंज फेस्ट लाना हो। वो कभी क्रिटिसिज्म से बदलने वाले नहीं है, ना ही वो बदले हैं और ना ही हम चाहते हैं कि वो बदले। वो खुद के लिए जीते हैं, वो खुद से प्यार करते हैं, वो वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तुम मीम्स में भले ही उनका मजाक बना सकते हो पर उनसे नफरत नहीं कर सकते हो। जिस आदमी के गाने शादी, बारात, टीवी, रेडियो, मोबाइल, बस, ट्रेन, प्लेन हर जगह मचा रहे थे, ये तुक्का नहीं हो सकता। देयर इज अ रीजन कि वो आज 26-27 साल बाद भी रेलेवेंट है। ही इज अ वेरी वेरी सेल्फ अवेयर आर्टिस्ट। हाँ, उनके म्यूजिक का टाइम के साथ इवॉल्व ना होना, चेंज ना होना मुझे खटकता है, लेकिन ये बात भी समझनी जरूरी है कि वो सिर्फ अपने म्यूजिक के दम पर रिलाय नहीं करते हैं। हिमेश एक बड़ा ब्रांड बनना चाहते हैं जिसका एक हिस्सा है उनका म्यूजिक। अब बैड एस रवि कुमार कितनी ज्यादा बैड एस है, इसके लिए तो हम कल तुम्हारे लिए इस फिल्म का रिव्यू लेकर आ रहे हैं और हम फिल्म वाले फिल्म से जुड़ी इसी तरह की कहानियां तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। हिमेश रेशमिया का कौन सा गाना तुम्हारा फेवरेट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।